हेलो मेरे 22 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी हिंदी की तैयारी 100% हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, किसी कारणवश वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, और सिर्फ पास होने का नहीं, हिंदी में मैं आपको 100 में 99 दिलाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी, क्योंकि आप लोग गए एग्जाम देने, वहां पे कुछ पता ही नहीं है, तो क्या आप बैठकर इधर उधर सबका मुंह देखेंगे? नहीं, आपको कुछ ना कुछ लिखना है। बैठने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, लिखना भी जरूरी है पास होने के लिए। तो आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आप होंगे बहुत अच्छे नंबर से पास। ये 100% वर्किंग ट्रिक है, और जिसने सब कुछ पढ़ रखा है वो भी इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं आता फिर भी आप पास हो जाएंगे। अगर आपको हिंदी का H भी नहीं आता फिर भी टेंशन मत लो, और चिल्ला चिल्ला के स्कीमें सबको मत बता देना, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैंने एक पेपर लिया है, देखो ये एक पेपर हिंदी का है। इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे इसका आंसर आप देना, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देंगे, कैसे हम गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करेंगे, कैसे कहानी को सॉल्व करेंगे। ये 100% वर्किंग ट्रिक है, और जब भी बोर्ड एग्जाम आता है मैं ये वाला ट्रिक बताता हूं, और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी बहुत अच्छा नंबर लेकर आता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदी में ट्रिक जानने की जरूरत बहुत ज्यादा आपको नहीं है, क्योंकि हिंदी में फिक्स टॉपिक होते हैं। आपके देखिए कितने नंबर के टॉपिक फिक्स होते हैं। देखो, जीवन परिचय आपका 10 नंबर का फिक्स होता है, कहानी आपका 5 नंबर का फिक्स होता है, खंड काव्य 5 नंबर का फिक्स होता है, संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का फिक्स होता है, संस्कृत पद्यांश 7 नंबर का फिक्स होता है, रस छंद अलंकार ये सब 2-2 नंबर के आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। और निबंध आपका 9 नंबर का फिक्स होता है। टोटल देखो 10 5 15 5 20 और 7 27 7 34 2 36 2 38 2 40 और 9 49 नंबर, यानी कि लगभग 50 नंबर आपका फिक्स होता है। अब कैसे फिक्स होता है? देखो, जीवन परिचय में मैंने बताया था आपको, जिनको पढ़ लो, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। कहानी में पंचलाइट बहादुर कहानी, खंड काव्य में जो आपके जिले में है, संस्कृत गद्यांश में 4 चैप्टर पढ़ लो, संस्कृत भाषा या महत्वम, पंचशील सिद्धांत, जातक कथा और महामना मालविया। पद्यांश में सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लो। रस छंद अलंकार में आप हास्य रस, करुण रस, वीर रस, दोहा, चौपाई, सोलठा अलंकार में सब पढ़ लो, ठीक है। निबंध में आप 4-5 निबंध मैंने बताया, तो ये फिक्स होता है। मतलब 50 नंबर तो आपका वैसे ही फिक्स है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका पेपर आपके हाथ में होगा हिंदी का, और आपसे कहा जाएगा भैया इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो उसका ट्रिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखो, ऐसे आपका पेपर रहेगा 2024 सामान्य हिंदी 305 XZ, ऐसे पेपर कोड रहेगा, पूर्णांक 100 नंबर, अनुक्रमांक नाम, समय 3 घंटे 15 मिनट। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड का में दिए जाएंगे। देखो, मैं ये मामूली वीडियो नहीं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इसमें मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये देखो, सारा सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा, कैसे आपको कॉपी में लिखना है, और नहीं पता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो एक चीज ध्यान रखना, ये कहीं नहीं लिखा है कि आप क्वेश्चन पेपर को शुरू से सॉल्व करें, मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सॉल्व करें, ये कहीं नहीं लिखा है। आप अगर गद्यांश को पहले सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि गद्यांश इजी होता है, तो आप पहले उसको भी कर सकते हैं। देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जैसे हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक जैसे आपका नहुस है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तब तो आप लिख देंगे, नहीं पता है तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप छोड़े रहिए। जो आपको नहीं पता उसको पहले मत लिखिएगा, क्योंकि देखो एग्जामिनर जो होता है वो स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत अच्छे पे दिखता है। जैसे आपको पहले खंड का डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, खूब सुंदर लिखना है, ठीक है।
आप भले कुछ भी लिखें लेकिन अच्छे से लिखें, और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ये नहीं कि वहां पे जाके एक दूसरे का मुंह देखें, आपको कुछ ना कुछ लिखना है, क्योंकि सच ही कहा गया है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे अगर पता है तो आप आंसर लिख देंगे भाई। जैसे मैंने लिख दिया कि का सेकंड से ये नहुस ध्रुव स्वामी रचना विधा है, ये नाटक है। इंदुमती जो है ये प्रथम कहानी है, हमें पता है, हम तो कर रहे हैं। हिंदी का या प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का, हमें पता है, हम लिख देंगे। आपको नहीं पता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले मत कीजिए। और कहीं कहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका हेल्प भी हो सकता है, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। अगर नहीं पता है पूर्ण रूप से तो उसको आप मत कीजिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप खुद के दम पर जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा ट्रिक तो नहीं है, लेकिन अभी आगे आगे मैं आपको बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि पूरे 100 नंबर का ये पेपर है। ऐसे ऑब्जेक्टिव हमारे दूसरे क्वेश्चन में भी रहेंगे। दूसरे का है, जैसे भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये रामानुजाचार्य जी को जाता है। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? अज्ञेय जी ने दी। देखिए, मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपकी जानकारी बढ़े, लेकिन अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। इसमें ऑब्जेक्टिव में ट्रिक नहीं होता, इसमें आप या तो फिर तुक्का मारेंगे या तो कोई हेल्प करेगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव में ट्रिक नहीं है। आगे आगे मैं आपको सभी अभी बताऊंगा। चिंतामणि कवि है, ये रीतबद्ध वर्ग के कवि हैं, चौथा सही है। ऐसे हिंदी का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है। मुकरिया रचना अमीर खुसरो की। तो ये ऑब्जेक्टिव है, 10 नंबर के आएंगे। अगर आपको इसमें से कुछ पता है तो आप हेडिंग डाल के जो जो पता है उसको लिख दीजिएगा, कुछ नहीं पता है तो थोड़ा वेट कीजिए। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा। ये बहुत इजी टॉपिक होता है, इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो, ये गद्यांश है, ये पूरे 10 नंबर का आता है। देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना इसको। तो इसमें देखिए, जैसे आपका है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश पढ़ना है यहां से यहां तक। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 5 करके, पांचों का आंसर आपको देना है। इसी गद्यांश में आपको आंसर मिलेगा। ये इजी होता है, ये 10 नंबर फ्री का होता है। देखो इसमें क्या होता है, मैं ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। और आप जब पेपर देने जाएं, खूब अच्छे से आपको हेडिंग डाल के अच्छे से साफ सुथरा सुंदर लिखना है। गाना गाली शायरी ये सब मत लिखिएगा, पैसे मत रखिएगा, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो टाइम आप उसमें वेस्ट करें उसको लिखने में लगाइएगा। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक रूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका गद्यांश हो गया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब आपको इस पाठ को पहचानना है कि ये गद्यांश किस पाठ से है, तो थोड़ा पहचानिए। देखिए, इसमें भूमि का निर्माण देवों ने किया, वो अनंत काल से है। ठीक है, इसमें भूमि का वर्णन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी राष्ट्रीयता पृथ्वी, इसमें राष्ट्र का वर्णन किया गया। तो यहां पे आप दिमाग लगाइए कि ये किस पाठ से हो सकता है। ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी में आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है। और ऐसे जो भी आप गद्यांश कर रहे हैं, जैसे इसको कर रहे हैं भूमि का निर्माण डॉट डॉट करके धर्म है। देखो, भूमि का निर्माण डॉट डॉट करके आवश्यक धर्म है, मतलब इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आपको लिख देना है। अब एक एक का आंसर दो। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए, तो आपको संदर्भ लिख देना है फर्स्ट। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। या डायरेक्ट हेडिंग डाल दो, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो देखो यहां पे लिखा है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। सीधा सीधा आंसर लिखा है, 2 नंबर कंप्लीट। तो यही आपको दूसरे का आंसर लिख देना है। देखो जैसे मैंने यहां पे लिख रखा है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। बस वही लाइन मैंने यहां पे लाकर लिख दिया, 2 नंबर कंप्लीट। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत इजी है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तीसरा देखो, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो देखो यहां पे लिखा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। यहां से लेकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर, ये भी कंप्लीट। देखो मैंने लिख दिया, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। बस हो गया, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। तो हम 2-2 नंबर कंप्लीट करते जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में देखो
यहां से, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, तो इसको भी हम करके लिख देंगे अलग से। ठीक है, देखो ये लिखा है यहां पे, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, मैंने लिख दिया। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया, देखो 8 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान दो, इसमें कुछ नहीं है, मैंने कहा हिंदी में पास होने का ट्रिक, और जो मैंने फिक्स टॉपिक आपको बताया स्टार्टिंग में उसको जरूर पढ़ लेना। ये जो टॉपिक है इसमें अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। देखो आगे आगे 5वां रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक का अपनी भाषा में व्याख्या आपको करना है। तो मैंने देखो इसके नीचे देखिए रेखाएं हैं, इसकी व्याख्या करनी है, तो मैंने लिख दिया रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसको ऐसे अपनी भाषा में लिख दिया। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही लिखें, थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा क्रिएट करके आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दीजिएगा, बहुत है, एकदम सटीक नहीं, कोई जरूरी नहीं। अथवा लगा है, ये वाला 10 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया 10/10। अब अथवा भी आपको लगा मिलेगा, वो नहीं पता तो इसको कर लीजिए। देखिए कितने ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, अगर वो वाला नहीं पता है आप इसको कर लीजिए। मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी, ये अशोक के फुल चैप्टर से है। देखो इसके नीचे भी वही सेम प्रोसेस, 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 नंबर दिया जाएगा। देखो ये नीचे 2-2 नंबर। ठीक है, एक मैंने बता दिया, एक आप खुद से कीजिए, हो गया। अब इसके बाद पद्यांश आता है, ये भी भैया 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे आपको पद्यांश को भी सॉल्व करना है। इसमें पढ़िए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मिलानता है मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशिला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी वही सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमारा गद्यांश में था। देखो दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए भाई, हम लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, खूब सुंदर सा ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाला, लज्जाशील डॉट डॉट करके भूतांगना को, ये आपको लिखना जरूरी है, लज्जाशील डॉट डॉट करके भूतांगना को। इसको जब तक नहीं लिखेंगे एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा आपने कौन सा किया है। ठीक है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। ये पद्यांश जो है ये पवन दूतिका से लिया गया और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी है, तो ऐसे संदर्भ लिखकर लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। अब कोई जरूरी नहीं आप संदर्भ लिखें, कमजोर हो लिख दो, कवि का नाम कविता का नाम, बस हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, अब यहां पे राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो यहां पे इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे मुझे आ रहा है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर तुम्हें कोई लज्जाशील महिला दिखाई देती है, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, तो तुम इतने तेजी से मत बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं, जो थोड़ी सी शर्मित हुआ हो गोद ले श्रांत खोना, अगर वो थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना, होठों की कमल मुख की मिलानता है मिटाना, मतलब उसके कमल सदृश होठ की जो मुरझाहट है उसको मिटा देना। ठीक है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर कोई किसान की स्त्री तुम्हें खेत में दिखाई देती है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसकी चिंताओं को मिटा देना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसिला, अगर बादल कोई जा रहा हो तो उसको लाना और छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को, बस हो गया। अब देखो दूसरा है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो लिख दो अपनी भाषा में। राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना, बस। तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है और दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए क्या है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो ऐसे चौथा लिखकर प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है, लिख देंगे। 5वां, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। ये जो 2 लाइनें हैं ऊपर, इसका व्याख्या अपनी भाषा में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिखना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एकदम रट के ही जाएं तभी वहां पे लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है पद्यांश। ठीक है, इसमें भी अथवा लगा होगा, वो नहीं पता है तो आप इसको कर सकते हैं, तो हमने वो कर दिया, इसको करने की जरूरत नहीं है। 5वां क्वेश्चन जो है जीवन परिचय भैया। अब जीवन परिचय को थोड़ा सा ध्यान देना है। जीवन परिचय में मैं बता देता हूं, उसको पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो, शब्द सीमा 80, 5 नंबर का आएगा। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 3 आप पढ़ लो, 5 नंबर आपका कंप्लीट है। मैं यहां पे कह रहा हूं यही 3। देखो आप लोग कमजोर है, मैं मान रहा हूं, मैंने कहा अगर हिंदी में कुछ नहीं आता तो आपको मैं पास कराऊंगा, तो ये 3 अगर आप लोग जीवन परिचय पढ़ के जाओगे तो बड़े आराम से आप पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो यही 3 याद कर लो।
तो देखिए मैंने यहाँ पे जीवन परिचय लिख लिया। जैसे मुझे करना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का फर्स्ट, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का का डालेंगे, ये का है, इसका फर्स्ट वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर जीवन परिचय छोटा सा हेडिंग डालेंगे, फिर साहित्यिक परिचय हम हेडिंग डालेंगे क्योंकि हमें साहित्यिक परिचय भी लिखना है। हमने देखिए हेडिंग डाला यहाँ पे, ठीक है। आपको पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना, दोनों तरफ लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साहित्यिक परिचय मैंने लिख दिया, फिर रचनाएं हेडिंग डाल के इनकी रचनाओं को लिख देना है। आपका 5 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको जाके वहां पे जीवन परिचय लिखना है। अब यही 3 जो कवि है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय की दृष्टि से, लेखक, ठीक है। कवि में देखते हैं हम लोग, कवि में देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए 80 शब्द। इसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इसमें आप जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर को याद कर लो, काम खत्म। 3 तो यहां पे हमने 5वें कक्षा डालकर जयशंकर प्रसाद जी को ऐसे लिख दिया है, ठीक है। बस हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें रचनाएं देख लेते हैं, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपका हो गया और रचनाएं, ठीक है। और यहां पे आपकी सारी रचनाएं हो गई, बस हो गया। ये जीवन परिचय हमारा जयशंकर प्रसाद जी का हो गया। तो ये दोनों टॉपिक इसमें मैंने बताया। आप जीवन परिचय में लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का याद कर लीजिए, चाहे हरिशंकर प्रसाई का। और लेखकों में, कवियों में आप जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत का याद कर लेंगे तो भी चलेगा, या रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लीजिए, हो गया। ये भी नंबर कंप्लीट। अब इसमें एक कहानी आता है, किसमें, हमारे हिंदी में एक कहानी आता है जो फिक्स होता है नंबर। मैंने बताया था पंचलाइट और बहादुर कहानी पढ़ लो, नंबर फिक्स। देखो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आया है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर शब्द सीमा आपका 80 रहेगा, या ये नहीं पता तो अथवा लगा है। बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। मतलब आप चाहे ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दें, चाहे आप बहादुर कहानी लिख दें। देखिए यहाँ पे पंचलाइट और बहादुर दोनों आ गया, तो आप क्या कीजिए, बहादुर कहानी का और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लो, ये 5 नंबर आपका एकदम फिक्स होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रश्नोत्तर संख्या 6, हम बहादुर कहानी के सारांश लिखना चाहते हैं, ऐसे हेडिंग डाल के खूब सुंदरता से अच्छे से अगर लिख देंगे, ये देखो बस पूरा हो गया, ठीक है। ये भी हमारा नंबर फिक्स होता है। इसमें एक खंड काव्य होता है, देखो ये 7 नंबर 5 नंबर का ये भी आता है। स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दो, शब्द सीमा 80। आपके जिला वाइज, जैसे यूपी में आप जिस जिले से हैं उसमें वो खंड काव्य होगा। हमारे यहाँ त्यागपथी है तो हमने त्यागपथी तैयार कर लिया, आप में जो है उसको तैयार कर लो। ये भी 5 नंबर आपका एकदम फिक्स होता है, इसमें भी कोई काट नहीं सकता। तो हमारा 50 नंबर का पेपर हो गया। और इसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए, गद्यांश कैसे सॉल्व करें, पद्यांश, जीवन परिचय कौन सा पढ़ें, कहानी कौन सा पढ़ें, खंड काव्य, इसमें सारी चीजें लगभग फिक्स होती हैं, ठीक है। अब हम लोग खंड खा में चलेंगे। खंड खा देखिए, ये संस्कृत गद्यांश है, सबसे पहले इसमें रहेगा, जिसमें आपको 8वें कक्षा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आप लोग कहेंगे सर जी आप तो बताते जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता तो क्या करें। देखिए मैंने ट्रिक भी आपको मैं बता रहा हूं साथ साथ कि कैसे आपको कुछ नहीं पता तब भी आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अब ये हमारा संस्कृत गद्यांश है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि संस्कृत गद्यांश जो है इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। देखो ये तो आपका जातक कथा से है और ये आपका है महामना मालवीय से, सॉरी बौद्धिज्ञो इमे सिद्धांत अभ्युदय प्रथम सिद्धांत अष्टांग ब्रह्म विश्व साधना संत, ये किस चैप्टर से है बताइए? ये हमारा पंचशील सिद्धांता से है। तो हम ऐसे खंड खा डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। जैसे हमें मान लीजिए ये वाला करना है बौद्ध युग, ये वाला मैंने बताया 3-4 चैप्टर पढ़ लो, जातक कथा, पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्तम और महामना मालवीय, ये 4 चैप्टर पढ़ लोगे, ये 7 नंबर आपका कंप्लीट रहता है, बिल्कुल कंप्लीट। तो हम ये करना चाहते हैं तो हम बौद्ध युगे डॉट करके गृहत्वंता ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उतरित है, फिर अनुवाद लिख देंगे, काम खत्म। तो ये भी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट हैं, बस हो गया। संस्कृत पद्यांश का तो नंबर फिक्स होता है। देखो दिए गए पद्यांश में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, जैसे ये भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद सुभाषितम, ये आपका सुभाषित रत्नावली चैप्टर से है। और ये आप लोग अपने दिमाग में रख दीजिए, ये 7 नंबर एकदम फिक्स है। आप सिर्फ जाइए सुभाषित रत्नावली चैप्टर के पद्यांश को पढ़ लीजिए, आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन 1-2 चैप्टर और हैं जिसमें छोटे छोटे पद्यांश हैं, 1-2 पद्यांश है, उसको पढ़ लीजिएगा, काम खत्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालेंगे, भाषा मुख्या डॉट सुभाषितम, संदर्भ लिखेंगे, अनुवाद कर देंगे, काम खत्म। तो ये भी नंबर आपका फिक्स होता है। तो इसमें सिर्फ आपको सुभाषित रत्नावली चैप्टर पढ़ लेना है, ये भी नंबर फिक्स है। तो टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको पहले ही बताता रहता हूं कि हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 4 मुहावरे हैं, एक का आपको अर्थ लिखकर
वाक्य प्रयोग करना है। हम कर रहे हैं फर्स्ट वाला, एक म्यान में दो तलवार। इसका मतलब होता है, ये आपका अर्थ है, एक वस्तु के स्थान पर दो रखने की चेष्टा करना। वाक्य प्रयोग देखो, स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। बस हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या है इसमें, तो ऐसे आपको लिख देना है। आपठित गद्यांश भी बहुत इजी होता है। आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश दे दिया गया इतना बड़ा, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो। भाई ये बहुत इजी टॉपिक है, मैं मानता हूं, ठीक है। देखो समझा देता हूं, पढ़ो। मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। वो सदा दूसरों को हंसाते थे। वे कहते थे, एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के मुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। अनजान व्यक्ति को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है। उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है, लेकिन जैसे जैसे शिशु बालपन और किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, उसकी हंसी कम हो जाती है। युवा अवस्था आते आते चेहरे पर तनाव अपनी जगह बनाने लगता है। फिर मुस्कान ईद का चांद हो जाती है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लेकिन तरसते हैं एक बहाने को। लोगों को बहाना ही नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वे हंसें और मुस्कुराएं। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि मुस्कुराते रहें तो वो तनाव को पराजित कर सकते हैं। मुस्कुराने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है। अब देखिए इसमें 1 2 3 3 क्वेश्चन है। सुल्तान को क्या अच्छा लगता था, देखो सुल्तान को उनकी हाजिर जवाबी बहुत अच्छी लगती थी। तो देखो यहां पे लिख देंगे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालकर, ऐसे डॉट डॉट करके, सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी अच्छी लगती थी। दूसरा, नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है, तो नन्हे शिशु की मुस्कान जो होती है वो देखो, नन्हे शिशु की मुस्कान निर्मल और स्वार्थहीन होती है। इसमें लिखा होगा, देखो कहीं ना कहीं, ये देखो उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। इसका आंसर इसी में मिलेगा। तीसरा, तनाव को कैसे बढ़ावा मिलता है, तो देखिए तनाव को देखो, काम की अधिकता और समय के अभाव के कारण तनाव को बढ़ावा मिलता है। बस हो गया। इसमें क्या है, बहुत इजी होता है। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला आप कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं, दिखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखो इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन है, आंसर दे दो। अब 11 नंबर पे आते हैं भैया, एक नंबर का ये सारा क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्या आपको करना होगा। मतलब 11 नंबर जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, ठीक। अब देखिए इसमें जैसे अंश, इसका सही अर्थ बताना है कि सही अर्थ क्या होगा। जैसे इसका मतलब होगा भाग कंधा, फर्स्ट सही है का वाला। दूसरा, तरणि, इसका मतलब गा वाला होगा, सूर्य और नाव। तो ऐसे आप प्रश्नोत्तर संख्या डालकर फर्स्ट का सेकंड का गा लिख देंगे। अब आपको नहीं पता है भैया तो टेंशन मत लो, इसको अभी अवॉइड किए रहना, ठीक है। इसको अवॉइड करके रखना, जब इसको कोई आइडिया मिले, कोई दिमाग लगे आपका, तब इसको आप कर सकते हैं। ऐसे खा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मतलब 3 है, किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। हम अली का लिख देते हैं, अली को भौरा, सखी, बिच्छू बोलते हैं, ठीक है। ऐसे गा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। घृणा करने योग्य, घृणित, जो जीता ना जा सके, अजय, ठीक है। ऐसे हम आंसर लिख देंगे, गा का फर्स्ट का सेकंड का, ठीक है। बस सही है, हो गया आंसर आपका, ठीक है। ऐसे हमारा घ नंबर देखो, ये वाक्य संशोधन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। वाक्य संशोधन, इसमें मतलब वाक्य में गलती होगी, इसको सही करके लिखना होगा। मतलब हिंदी का पेपर बहुत इजी होता है। अगर आप हिंदी में टेंशन लें तो आपका पढ़ना बेकार है। बाकी सब्जेक्ट को आप ध्यान से देखिए। इसमें मैं हूं ना, देखो जैसे फर्स्ट है मैंने रो दिया, ये इसमें गलती रहती है, शुद्ध करके लिखो। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। फर्स्ट है मैं रो दिया, यानी कि मैंने रो दिया, इसमें आपको लिख देना मैं रो दिया या मैं रो पड़ा। दूसरा, परमात्मा के अनेकों नाम है, परमात्मा के अनेक नाम है, ऐसे लिख दीजिएगा, काम खत्म। अब रस छंद अलंकार पे आते हैं भाई। इसमें मैंने बताया कि ये फिक्स होता है, और रस छंद अलंकार तीनों को एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। यूट्यूब पे जाके सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 20 मिनट की वीडियो में मैंने 6 मार्क्स आपका कंप्लीट कराया है, ठीक है। इसमें देखो जैसे करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो हम करुण रस का ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डाल करुण रस का परिभाषा उदाहरण लिख देंगे। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप नहीं पढ़े अच्छे से तो भी टेंशन मत लें, क्योंकि रस छंद अलंकार तीनों को एक वीडियो में मैंने जो बताया था उसको जो स्टूडेंट जाकर देख लेगा उसका कंप्लीट हो जाएगा। आप कितने भी कमजोर हो, लेकिन जो फिक्स टॉपिक है उनको जरूर पढ़ना है। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार आपको बताना है तो हम अनुप्रास कर देते हैं, हमने कर दिया। यहाँ पे हमें पता है तो लिख देंगे, नहीं पता तो आप जाकर पढ़िए, थोड़ा सा भी समय है, ठीक है। चौपाई अथवा दोहा छंद, मतलब चौपाई या दोहा के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोहा लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको एक काम कीजिए, जो मैंने फिक्स टॉपिक्स आपको बताए थे उसको आप पढ़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 50-60 नंबर अगर आपका आ गया तो वैसे पास हो जाएंगे, लेकिन हमारा टारगेट बहुत बड़ा है तो और सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो ये फिक्स टॉपिक आप जाकर जरूर पढ़िए, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से पढ़ लीजिए। जीवन परिचय जाइए, कहानी, खंडकाव्य, संस्कृत, गद्यांश, पद्यांश, रस छंद अलंकार 50 नंबर का टॉपिक है। क्या कर रहे हो, मतलब थोड़ा पढ़ोगे तभी समझ पाओगे इसको, ठीक है। मैं ट्रिक बता रहा हूं इस वीडियो में, सॉल्यूशन तो मैं आपको पहले भी प्रोवाइड करा
चुका हूं, कोई नया वीडियो ये नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी आपको सॉल्यूशन दे चुका हूं। अब देखिए 13 नंबर, पत्र लेखन। किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्त हेतु एक आवेदन पत्र लिखो, नहीं पता तो अथवा लगा है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखो। तो हम ये वाला करना चाहते हैं, कुटीर उद्योग वाला। तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालेंगे, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक के प्रबंधक को प्रदान करने हेतु ऋण प्रदान करने हेतु पत्र। अब आपको पत्र लिखने का तरीका पता होना चाहिए, कोई रटकर आप जाएंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। कैसे लिखते हैं देखो, हमें ऋण लेना है सेवा में प्रबंधक, किस बैंक का? पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद, ठीक है। विषय हम लिखेंगे जैसे ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हम ले रहे हैं, तो इसको ऐसे हम लिख देंगे। फिर महोदय लिखेंगे, महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे, ठीक है। सविनय निवेदन है कि अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार नहीं मिल सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवक को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि को ऋण प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपना रोजगार कर सकूं। दिनांक प्रार्थी काखागा अयोध्या फैजाबाद, ठीक है। बस हो गया। तो ये आपका पत्र लेखन था, ये भी है। अब एक निबंध होता है, निबंध भी फिक्स होता है। कुछ निबंध मैं आपको बता दूं, उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें साहित्य समाज का दर्पण है, 9 नंबर का आता है। लोकतंत्र और समाचार पत्र, भ्रष्टाचार, महान अभिशाप, मेरा प्रिय कवि, कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका निबंध है। लेकिन मैं जो निबंध बता रहा हूं वो आप पढ़ेंगे। देखो 5 निबंध में बताऊंगा। एक पर्यावरण प्रदूषण पढ़ लेना, आतंकवाद समस्या पढ़ लेना, भारत में जनसंख्या वृद्धि पढ़ लेना, ठीक है। और एक विज्ञान वरदान या अभिशाप पढ़ लेना। 4-5 निबंध बहुत इंपॉर्टेंट। एक भ्रष्टाचार पढ़ लेना। तो इस पर ऐसे निबंध में आप लोगों को हेडिंग बहुत ध्यान देना। जैसे हम लिख रहे हैं, पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार हेडिंग आपको जरूर डालना है, और बीच में जो भी हेडिंग है उसको डालना है, ठीक है। ये आपका मेन जो निबंध में होता है वो हेडिंग होता है। हेडिंग आप कैसे डाल रहे हैं इस पर डिपेंड करता है आपका निबंध कैसा है, ठीक है। तो हेडिंग बहुत अच्छी पे डालिएगा, ये निबंध लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो मैंने पूरे हिंदी का आज ऑपरेशन कर दिया, और अगर आपको हिंदी में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप बहुत अच्छे से नंबर से पास हो जाएंगे अगर मेरे बातों को गौर देंगे तो। देखो गद्यांश पद्यांश सारी चीजें मैंने सॉल्व करना बताया, लेकिन मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप जीवन परिचय पढ़ लो किसका किसका। जैसे आप पढ़ लो वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। कहानी पढ़ लो आप पंचलाइट बहादुर कहानी, उद्देश्य और सारांश। खंड काव्य पढ़ लो जो आप में हो, त्यागपथी, रश्मिरथी, जो भी है। संस्कृत गद्यांश में 4 चैप्टर पढ़ लो, जैसे जातक कथा, संस्कृत भाषा महात्म पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय। संस्कृत पद्यांश में सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लो, रस छंद अलंकार पढ़ लो, निबंध पढ़ लो। ये 50 नंबर तो आपका फिक्स ही है, क्यों टेंशन ले रहे हो? कमजोर छात्र हो या हिंदी में कुछ नहीं आता, इसको पढ़ लो आज बैठकर, 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा। बाकी के जो टॉपिक्स हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है, सारी चीजें गद्यांश पद्यांश मैंने आपको बता दिया। एक ट्रिक का ये वीडियो था, पूरे हिंदी का मैंने ऑपरेशन किया। तो आज का ये क्लास कैसा लगा? हिंदी में कुछ भी नहीं पता फिर भी आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। काफी मेहनत से मैंने ये क्लास आपके लिए तैयार किया ताकि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ऐसे लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।